हेलो दोस्तों, क्या आप आर्टिकल को देखते ही उनके आंसर सेकंड्स में दे सकते हो? आर्टिकल नंबर 19 किस लिए यूज़ होता है? आर्टिकल नंबर 14 कैसे यूज़ होता है? आर्टिकल नंबर 25 में कौन सा अधिकार है? आर्टिकल नंबर 16 हमें कौन सी आज़ादी देता है? अगर आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको मौलिक अधिकार व फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल्स याद करवा देगी। वह वीडियो के अंत में हम कुछ प्रश्नों को लेंगे और उन प्रश्नों में हम अपने ट्रिक्स को अप्लाई करके देखेंगे, क्या यह ट्रिक्स उसमें अप्लाई हो रही हैं या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स हमें भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। इसमें स्टार्टिंग में टोटल 7 अधिकार थे, लेकिन आज के समय में इसमें केवल 6 ही अधिकार रह गए हैं, क्योंकि इसमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसे 1978 में यानी 1978 में 44th संशोधन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो कि आज के समय में 300 ए आर्टिकल के तहत आता है। तो आपको यह याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन से आर्टिकल को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो वह है संपत्ति का अधिकार। उसके बाद बात करते हैं कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, जो कि बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम अमेरिका से लिए गए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने पार्ट 3 को सर्वाधिक प्रकाशमान व अलौकिक कहा है। तो यह क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि कौन से पार्ट को सर्वाधिक प्रकाशमान व अलौकिक कहा गया है, तो वह है पार्ट नंबर 3। और किसने कहा है, तो वह है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है। उसके बाद संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, या फिर संविधान की आत्मा और हृदय किस आर्टिकल को कहा गया है, तो वह है आर्टिकल नंबर 32। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको इन आर्टिकल के बारे में पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आपको यह पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, वैसे तो वह 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 है, इसमें सिर्फ इनकी डेफिनेशन और कानून के बारे में बताया गया है। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 14 है, वहाँ से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको यह याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल राइट हैं फंडामेंटल राइट है, वह 14 से लेकर 32 तक है। ठीक है? जो आर्टिकल नंबर 12 और 13 है, वह फंडामेंटल राइट में नहीं आते। यह केवल उस फंडामेंटल राइट को डिफाइन करते हैं। जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, वह हमें 14 से लेकर 32 आर्टिकल तक मिले हुए हैं। अब इनको कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले 14 से 18 तक सबसे पहले 14 से 18 तक टोटल 5 आर्टिकल आते हैं। 14 से 18 तक टोटल 5 आर्टिकल आते हैं, जो कि इक्वालिटी के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार 19 से 22 तक फ्रीडम के बारे में, 23 से 24 तक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 तक रिलीजन, 29 से 30 तक एजुकेशन और कल्चरल राइट्स, और आर्टिकल नंबर 32 में हमें सुप्रीम कोर्ट्स द्वारा रेमेडीज़ को बताया गया है। ठीक है? अब आपको डायरेक्ट इसको याद रखने की ट्रिक हो जाएगी कि 54, 24, 21। काफ़ी लोग इसको इस तरीके से याद रखते हैं कि 54, 24, 21 और उसके बाद ईएफ, ईआर, ईआर से आप इसको रेफरर से याद रख सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको इसको ऐसे भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको आर्टिकल याद करवाऊँगा, तो ये सारे के सारे आपको पोर्शन ऑटोमैटिकली याद हो जाएँगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में हमारे पास टोटल 5 आर्टिकल्स आते हैं। तो इन 5 आर्टिकल्स में हमारे पास जैसे 14 नंबर आर्टिकल हमें कानून के समक्ष समानता को बताता है। ऐसे 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर आर्टिकल्स हमें अलग-अलग चीज़ें बताते हैं। तो यह इसकी कुछ डिटेल है, जो कि आप इसमें पढ़ लेना। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद हम डायरेक्ट अपने मेन मकसद पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब देखिए, इसी प्रकार आप आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। ठीक है? डिटेल में कि किस आर्टिकल का मतलब क्या है, ठीक है? अभी मैं इसको आगे भी करवाऊँगा आपको, इसलिए मैं इसको जल्दी-जल्दी से करवा रहा हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आपको जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो मिल सके। अब ये देखिए, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक 3 आर्टिकल दिए गए हैं, जो कि मानव तस्कर पर प्रतिबंध, यानी कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, और बाल श्रम पर रोक लगाई है, और जबरन श्रम पर रोक लगाई हुई है, आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक। उसके बाद आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक हमारे पास टोटल 4 आर्टिकल आते हैं। तो इसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
उसके बाद 29 से 30 तक हमारे पास कल्चरल और एजुकेशन राइट्स दिए गए हैं कि आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते हो, शैक्षणिक स्थानों की स्थापना कर सकते हो, मतलब कि राइट ऑफ एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? उसके बाद है आपके पास आर्टिकल नंबर 32 कि आपको कुछ रेमेडीज़ दी गई हैं कि किन-किन रेमेडीज़ का यूज़ करके आप हाई कोर्ट तक सॉरी आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। अगर हाँ, हाई कोर्ट की बात करें तो 226 नंबर आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट में इन रेमेडीज़ के थ्रू जा सकते हो। आपको इसको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास आर्टिकल नंबर 32 है, व हाई कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास आर्टिकल नंबर 226 है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको रेमेडीज़ के लिए याद रखने हैं। किसके लिए? रेमेडीज़ के लिए आपको याद रखने हैं। क्लियर है? अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 32 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं, जिसके अंदर हमने बात की कि जो आर्टिकल नंबर 12 और जो आर्टिकल नंबर 13 है, वह सिर्फ़ केवल हमें बताते हैं कि आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट हैं, वह हमें किस तरह से अप्लाई होंगे, कहाँ पे अप्लाई होंगे और उनका कानूनी दायरा क्या होगा और किस स्टेट की परिभाषा क्या होगी, ये चीज़ें बताते हैं। जो हमें मेन आर्टिकल पढ़ने हैं, वह है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक। अब देखिए, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 के अंदर बताया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की परिभाषा क्या होगी। क्योंकि जैसे कि केंद्र सरकार स्टेट के अंदर आती है, कोई भी राज्य सरकारें हैं वह भी सारी स्टेट के अंदर आएँगी। संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय यह सभी स्टेट के अंदर आते हैं। यानी कि इसमें मोटा-मोटा ये है कि इसके अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट के अंदर कौन-कौन चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की। अब आर्टिकल नंबर 13 के अंदर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य माने जाएँगे। यानी कि किसी भी फंडामेंटल राइट को, जैसे आर्टिकल नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ये रोज़गार के लिए, स्वतंत्रता के लिए है। ठीक है? अब आप इसके विरुद्ध कोई भी कानून नहीं ला सकते। ठीक है? तो ये आपको कौन-सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 13 बताता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बन सकता। उसको कोई भी कानून बनाकर आप शून्य नहीं कर सकते। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 14 हमें क्या बताता है कि आर्टिकल नंबर 14 बताता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सभी व्यक्ति कानून के सामने समक्ष समानता का अधिकार रखते हैं। यानी कि कानून के सामने सभी के सभी व्यक्ति क्या हैं? इक्वल हैं। अब इस आर्टिकल को याद रखने के लिए आपको सिर्फ़ एक छोटी-सी ट्रिक याद रखनी है, वह होगा 14। 14 मतलब 14। अब इसमें देखिए, ये जो टीन है, अब ये जो टीन है, इस टीन को आप रिलेट कर सकते हो टीनेजर के साथ। यानी कि सभी के सभी टीन जो कानून के समान इक्वल होते हैं, इसी प्रकार सभी के सभी लोग क्या होते हैं? कानून के सामने इक्वल होते हैं। अब कानून के समान इक्वालिटी, इसको हमने याद रखने के लिए क्या ट्रिक यूज़ की? 14। 14 मतलब टीन। अब टीन मतलब सभी टीन कानून के समान क्या है? इक्वल है। इसलिए 14 आर्टिकल नंबर क्या बताएगा? कानून के समान इक्वालिटी को बताएगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। अब देखिए, सिर्फ़ आपको 14 आर्टिकल नंबर को इंग्लिश में याद रखना है। इंग्लिश में मतलब 14 मतलब 14। क्लियर है? उसके बाद जितने भी बचे हुए आर्टिकल हैं, 15 से लेकर 32 तक, सभी के सभी आर्टिकल्स को आपको हिंदी में पढ़ना है। हिंदी में मतलब जैसे आर्टिकल नंबर 15 ना बोल के आपको इसको आर्टिकल नंबर 15 बोलना है। ठीक है? अब देखिए, इस 15 के अंदर आपको दरा दिख रहा होगा, तो इस दरा से आप रिलेट कर सकते हो डरा। इस दरा से आप रिलेट कर सकते हो डरा, यानी 15 में जो दरा है, दरा मतलब डरा। यानी कि आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर डरा नहीं सकते, आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये आपको क्या बताता है? डिस्क्रिमिनेशन को बताता है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। तो डरा मतलब डरा, कि आप किसी को डरा नहीं सकते, मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते इन सभी चीज़ों को यूज़ करके। तो आई होप आपको आर्टिकल नंबर 15 भी याद हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 बताता है सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर। अब देखिए, सरकारी नौकरी में सभी को इक्वालिटी का जो आर्टिकल है, वह है आर्टिकल नंबर 16। अब इसको याद रखने के लिए आप एक सिंपल सी चीज़ याद रख सकते हो, 16। 16 मतलब सुबह। अब देखिए, 16 लह मतलब बह। तो अब यहाँ पे जो 16 है, आप उसको रिलेट करोगे सुबह के साथ। अब सुबह-सुबह कोई भी व्यक्ति अपने घर से किस लिए निकलता है? तो वह निकलता है रोज़गार के लिए। इसलिए जो आर्टिकल नंबर 16 है, वह किस लिए हो जाएगा? रोज़गार के लिए, सबकी इक्वालिटी के लिए हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 16 को आप सुबह से याद रखना। सुबह किस लिए निकलते हो? रोज़गार के लिए निकलते हो, इसलिए आर्टिकल नंबर 16 रोज़गार में स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की। आर्टिकल नंबर 17 क्या बताता है? अस्पृश्यता समाप्त और दंडनीय अपराध घोषित, यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करके उसको एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। यानी कि आपको यहाँ से याद रखना है 17। 17 मतलब 17। 17 मतलब 17 यानी कि 17। 17 को आप याद रख सकते हो खतरा के साथ।
17 को याद रख सकते हो खतरा के साथ। अब जो अनटचेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा एक बड़ा खतरा बन चुकी थी, जिसके कारण जो उसको एक दंडनीय अपराध की कैटेगरी में डाला गया। तो 17 को आप याद रख सकते हो खतरा के साथ। एक बार आप पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में मैं आपको कन्क्लूज़न दूँगा। कन्क्लूज़न में आपको पूरा एक चार्ट दे दूँगा ट्रिक के साथ, जिसको आप एकदम से सारी बातें याद हो जाएँगी। अभी सिर्फ़ आपने समझने की कोशिश करना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है। लास्ट में मैं आपको ऑटोमैटिकली आपको याद करवा दूँगा। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18 की। आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि सरकारी उपाधियों की समाप्ति, जैसे राजा, नवाब इत्यादि। यानी कि आर्टिकल नंबर 18 के बाद जितनी भी ऐसी उपाधियाँ थी, जो कि इस देश में लोगों ने अलग-अलग बना रखी थी, जैसे कि 1947 से पहले देश के अंदर हर जगह पर कहीं पे नवाब हुआ करते थे, तो कहीं पे राजा हुआ करते थे। तो ऐसी टोटल 552 टोटल ऐसी 552 रियासतें हुआ करती थी। तो जहाँ पे कहीं पे नवाब हुआ करता था, तो कहीं पे राजा हुआ करता था। तो इन सभी रियासतों को समाप्त कर भारत के अंदर मिला दिया गया। तो उस टाइम पर यह राजा और नवाब की जो टाइटल्स थी, उपाधियाँ थी, इनको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो यह किस आर्टिकल के तहत किया गया था? यह आर्टिकल नंबर 18 के तहत किया गया था। अब इस आर्टिकल को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो 18 को खटारा के साथ, यानी कि यह जितने भी टाइटल्स थे, यह क्या थे? खटारा थे, इसलिए इनको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल नंबर 19 आर्टिकल नंबर 19 को आप रिलेट कर सकते हो मुन्नी के साथ। अब देखिए, आपने बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज़ तो देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि जब मुन्नी अपने पाकिस्तान में पहुंच जाती है, तो वह बोलने लगती है। तो जिससे आपको याद रखना है कि मुन्नी क्या होने लगी? बोलने लगी। मुन्नी बोलने लगी। तो जिससे आप याद रख सकते हो कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, बोलने की जो स्वतंत्रता है, वह हमें कौन से आर्टिकल में मिलती है? आर्टिकल नंबर 19 में मिलती है। इसके साथ ही एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इकट्ठा होने की, संगठन बनाने की, आवागमन यानी आने-जाने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे यानी किसी भी काम को करने की स्वतंत्रता भी हमें 19 के तहत मिलती है। अच्छा, यहाँ पे पेशे को आप रिलेट मत कर लेना रोज़गार से, जो कि 16 नंबर आर्टिकल में आया था। बताइए 16 नंबर आर्टिकल में क्या था? 16 मतलब सुबह, यानी सुबह उठकर कोई भी व्यक्ति कहाँ जाता है? रोज़गार के लिए जाता है। तो आपको पेशे की स्वतंत्रता मतलब कि आप कोई भी काम कर सकते हो, वह है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। लेकिन आर्टिकल नंबर 16 के अंदर था कि आपको सरकारी नौकरियों के अंदर, यानी कि जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? राइट मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा सभी लोगों को कि कोई भी उस नौकरी के अंदर आ सकता है। वह था आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। लेकिन अगर किसी भी काम करने की आज़ादी की बात करें, तो वह है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ये आज़ादी आती है, बोलने की आज़ादी, जैसे मुन्नी बोलने लगी, हँसने लगी, खाने लगी, रोने लगी। ठीक है, तो मुन्नी क्या करने लगी? ये सारे काम करने लगी। इकट्ठा होने लगे लोग मुन्नी के आस-पास, तो मुन्नी से आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो। मेनली पूछा जाता है स्पीच के लिए, कि स्पीच की जो आज़ादी है, वह कौन से आर्टिकल में मिलती है? तो आर्टिकल नंबर 19 में मिलती है। अच्छा, इसके साथ ही याद रखना, आर्टिकल नंबर 19 में जो आपका मीडिया वाले होते हैं, ठीक है? मीडिया वालों को भी जो आज़ादी मिलती है, वह भी आर्टिकल नंबर 19 के तहत मिलती है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 20। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर आपने क्या देखना है? अपराध के लिए दोष सिद्धि में सुरक्षा, यानी दोबारा सज़ा। अब इस इम्पोर्टेंट वर्ड को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसी वर्ड से आते हैं, दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती, आत्म दोषारोपण नहीं हो सकता, आत्म दोषारोपण नहीं हो सकता। आपको सिर्फ़ ये वर्ड याद रखना है, दोबारा सज़ा। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है, और उस अपराध के लिए उसको एक बार सज़ा मिल चुकी है, तो उसको दूसरी बार सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी कि कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट उसको दोबारा सज़ा नहीं दे सकता उसके सेम अपराध के लिए। तो एक अपराध के लिए दोबारा से सज़ा नहीं दी जा सकती। यह कौन-सा आर्टिकल बताता है? तो यह बताता है आर्टिकल नंबर 20। तो इसको आप याद रख सकते हो 20। अब देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को दोबारा सज़ा दोगे, तो वह क्या कहेगा? वह कहेगा बस, अब और सज़ा नहीं। तो 20 से आप याद रखना, 20 से आपको याद रखना है बस। बस मतलब और सज़ा नहीं, बस अब और सज़ा नहीं, यानी कि दोबारा सज़ा मत दो। एक ही बार जो सज़ा दे दी वही काफ़ी है। तो यह कौन-सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 20। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है। यह कौन से आर्टिकल द्वारा बताया गया है? आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा बताया गया है। अब इसको आप 21 मतलब 21,
21 मतलब 21 से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वह बच्चे से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको याद रखना। 21 जब भी आप किसी बच्चे को दोगे तो वह बच्चा क्या करेगा, आपके साथ सिक्योर फील करेगा। ठीक है, तो मतलब कि जो सुरक्षा है वह किससे मिलती है, 21 देने से क्या मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो आर्टिकल नंबर 21 और 20 है, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, यह इमरजेंसी के टाइम पर, जो इमरजेंसी लगी होती है, जिस टाइम मान लो युद्ध की स्थिति है या फिर युद्ध हो रहा है, तो इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 रद्द नहीं किए जाते। इसके सिवा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वह सारे क्या कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, मतलब सस्पेंड कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, ख़त्म नहीं किए जाते, सस्पेंड किए जाते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन केवल आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 ही 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं किए जाते। अब बात करते हैं 21A की। अब देखिए, यह बाद में जोड़ा गया आर्टिकल था, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जिसके अंदर कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यह कौन से आर्टिकल के तहत आता है, यह आता है 21A के तहत, आर्टिकल नंबर 21A के तहत। इसलिए आपको इसको याद रखना है। 21 क्या था? 21 देकर आपने एक बच्चे को सुरक्षा दे दी थी। अब उस बच्चे को सुरक्षा देने के बाद क्या करना है? उसको अब पढ़ाना है, लिखाना है और बड़ा करना है, ठीक है? तो सुरक्षा देने के बाद उस बच्चे को क्या करना है? पढ़ने का अधिकार दिया गया, ठीक है? बच्चे को पढ़ने का क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया। तो ये है, दोनों आर्टिकल आपने एक साथ याद रखने हैं। आर्टिकल नंबर 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 22 को आप थोड़ा-सा पहले समझिए, फिर आपको यह आर्टिकल याद होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाओ, तो सबसे पहले इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अरेस्ट वारंट की। यानी बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते। बिना किसी अरेस्ट वारंट के आप किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि जबरन उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ की जो सुरक्षा है, वह कौन-सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल नंबर 22 प्रोवाइड करता है। तो किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की परमिशन, यानी अरेस्ट वारंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अब आप इस आर्टिकल को कैसे याद रख सकते हो? देखिए, आर्टिकल नंबर 22, बाई मतलब भाई, बाई मतलब भाई, यानी कि मेरे भाई को जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकते, मेरे भाई को जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकते। इससे आप आर्टिकल नंबर 22 को याद रख सकते हो। बाई मतलब मेरा भाई, मेरे भाई को ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि यह आर्टिकल नंबर 22 द्वारा कहा गया है। ठीक है जी? उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 की। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, आपने इन दोनों आर्टिकल को एक साथ याद रखना है। एक साथ क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल नंबर 23 है वह आपको बताता है कि 2-3 लोग, और आर्टिकल नंबर 24 आपको बताता है 2-4 बच्चे। ठीक है? क्या याद रखना है आपको? 2-3 लोग और 2-4 बच्चे। ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मानव तस्करी और जबरन श्रम रोक, यानी आप किसी की मानव तस्करी नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, और आप फ़ोर्सफुली लेबर नहीं करवा सकते किसी भी व्यक्ति से। ठीक है? तो यह कौन से आर्टिकल के तहत निषेध कर दिया गया, बंद कर दिया गया? तो आर्टिकल नंबर 23 के साथ। तो आपको इसको कैसे याद रखना है कि आपने जबरन 2-3 लोगों को पकड़ा और पकड़वा कर उनको फ़ोर्स लेबर करवाने लेकर चले गए, या फिर उनको बेचने के लिए लेकर चले गए, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आप उनको लेकर चले गए, मानव तस्करी के लिए लेकर चले गए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते आर्टिकल नंबर 23 के तहत। ठीक है जी? तो 2-3 लोगों को जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसे ही आता है आर्टिकल नंबर 24। 24 कहता है कि 2-4 बच्चे, यानी 2-4 बच्चों को भी पकड़कर आप जबरन क्या नहीं करवा सकते, लेबर उनसे नहीं करवा सकते। जबरन क्या नहीं करवा सकते? उनसे लेबर नहीं करवा सकते, ठीक है? और आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम कराना प्रतिबंध है, मतलब कि कोई भी काम करवाना प्रतिबंध है, चाइल्ड लेबर। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 25। अब यहाँ से आपने याद रखना है आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, 27 और 28। इन चारों या आर्टिकल को आपने याद रखना है। कैसे? धर्म से रिलेटेड। यह चारों आर्टिकल किससे रिलेटेड हैं? धर्म से रिलेटेड हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 25 की, ठीक है? वैसे तो आपने ग्रुप में कोई भी आर्टिकल याद नहीं रखना है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल आएगा तो आपको एक इंस्टेंट आपको याद आना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 25 किस लिए यूज़ था। ठीक है? आपको एक बार पूरी वीडियो देखनी है, लास्ट में मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से
इसको टेबल के थ्रू याद करवा दूँगा, ठीक है जी? और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस पे भी इन ट्रिक्स को और टिप्स को अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ वीडियो तक पहुँच गए हो, तो लास्ट में क्वेश्चन लगा के जाएँ और उसमें देखना कि कैसे हमने इन टिप्स और ट्रिक्स को हमने उन क्वेश्चंस पे अप्लाई किया है, जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के पीवाईक्यू हमने उसमें लिए हैं, ठीक है जी? अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25 की। तो जो आर्टिकल नंबर 25 है, वह कहता है कि पच्ची मतलब सच्ची, पच्ची मतलब सच्ची। पच्ची को आप कैसे याद रख सकते हो? सच्ची के साथ, यानी सच्ची श्रद्धा से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म को आप सच्ची श्रद्धा से अपना सकते हो। यह आपका कौन-सा आर्टिकल बताता है? आपका आर्टिकल नंबर 25 बताता है। ठीक है? आपको ये याद हो जाएगा। पच्ची मतलब सच्ची, सच्ची श्रद्धा से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक है? जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की। अब देखिए, जैसे ही आपने उस धर्म को अपनाया, जैसे ही आपने उस धर्म को अपनाया, अब क्या करोगे? 26 मतलब अभी, अभी आप उसको क्या करो? मैनेज करो। तो 26 मतलब अभी क्या करो? मैनेज करो। किसको मैनेज करो? उस धर्म को मैनेज करो, यानी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है? धार्मिक संस्थानों को प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल नंबर 26 द्वारा बताया गया है। ठीक है जी? उसके बाद हम बात करें आर्टिकल नंबर 27 की, तो आर्टिकल नंबर 27 कहता है धर्म प्रचार के लिए कर नहीं लिया जाएगा, और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है कि आपको जो धर्म के लिए चंदा इकट्ठा करने का अधिकार होता है, धर्म के लिए जो चंदा इकट्ठा करने का अधिकार होता है, वह भी आर्टिकल नंबर 27 के तहत होता है। आर्टिकल नंबर 27 के तहत होता है, और इस पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस इकट्ठे किए गए चंदे पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है? आप इसको कैसे याद रख सकते हो? 2-7। अब जैसे कभी भी किसी से आप चंदा लेने जाते हो, तो आप उसको क्या कहोगे? ठीक है, 2-7 आप चंदा इकट्ठा कर सकते हो, और उसके लिए आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28 की। अब देखिए, 28 नंबर यानी 28 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है? आप किसी भी धर्म, अब देखिए, अभी तक हमने देखा आर्टिकल नंबर 25। 25 में क्या था? सच्ची श्रद्धा से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। 26 मतलब अभी मैनेज करो, यानी उस धर्म को जो आपने अपनाया है, उसको क्या करो? अभी मैनेज करो। और स्थाई, स्थाई मतलब 2-7, हमारा साथ दो चंदा इकट्ठा करने में, और हमारे ऊपर, हमारे जो चंदा है उसके ऊपर क्या नहीं लगाया जाएगा? टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 28 की। तो आर्टिकल नंबर 28 को आप रिलेट कर सकते हो उठाई के साथ। 28 मतलब उठाई, क्या किया आपने? धार्मिक बुक उठाई और चंदा इकट्ठा करने चले गए और अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 28 यानी 28। 28 मतलब उठाई, क्या उठाई? धर्म की बुक उठाई अपने प्रचार के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 की। अब देखिए, जैसे आपने 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल एक साथ याद किए धर्म से रिलेटेड, ऐसे ही आपने याद रखने हैं 29 और 30 नंबर आर्टिकल, यानी 29 और 30 आर्टिकल, जो कि किससे रिलेटेड हैं? जो कि हैं माइनॉरिटी से लेकर, जो कि किससे रिलेटेड हैं? माइनॉरिटी से रिलेटेड है। ठीक है? आपने इन दोनों आर्टिकल को एक साथ याद रखना है। अब जैसे सबसे पहले है दोनों, यानी 29, तो इसको आप याद रख सकते हो दोनों के साथ। दोनों माइनर, दोनों क्या हैं? माइनर हैं, इसलिए आपने क्या करना है? उनकी भाषा की रक्षा करनी है और उनकी संस्कृति की रक्षा करनी है। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है जी? तो इसको आपको याद कैसे रख सकते हो? दोनों क्या हैं? माइनर हैं। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 30। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है कि जिनकी आपने रक्षा की माइनॉरिटीज़ की, अब क्या करना है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि वह माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। उनको ऐसा करने का पूरा अधिकार है। ठीक है? तो अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? जैसे आपको पता है कि 2 नो क्या हैं? माइनर हैं, और इसके बाद क्या आएगा? 30 में क्या आएगा? माइनर से रिलेटेड ही आएगा। तो इसको आपने याद रखना है 3 से एम और 3 से ई। ठीक है? अब इस 3 की शेप कैसी है? 3 की शेप है एम जैसी, और 3 की शेप है ई जैसी। तो एम मतलब माइनॉरिटी और ई मतलब एजुकेशन। ठीक है? तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? 3 मतलब एम और ई मतलब एजुकेशन, यानी माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन आर्टिकल नंबर 30 के तहत आती है। ठीक है जी? नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 कहता है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। अब देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान के अंदर टोटल 7 अधिकार थे, जिसमें से एक अधिकार हटा दिया गया था। अब हमारे पास टोटल 6 ही अधिकार बचे थे। तो ये जो हटाया गया अधिकार था, यह था आर्टिकल नंबर 31।
आर्टिकल नंबर 31 जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था 1978 के अंदर। अब यह अधिकार एक कानूनी अधिकार बन चुका है जो कि भाग 12 के 300 ए आर्टिकल में आता है, जो कि पार्ट या भाग 12 के 300 ए आर्टिकल में आता है, जो कि पहले क्या था, आर्टिकल नंबर 31 था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब आर्टिकल नंबर 31 मौलिक अधिकार की सूची में नहीं आता। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 32 नंबर कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट में जाने की आज़ादी देता है किसी भी व्यक्ति को, अगर उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वर्ग के द्वारा। तो आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट में जाने की या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करने की पावर को देता है। इसी प्रकार से एक आर्टिकल है 226 जो कि हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करने की आज़ादी देता है। तो आपको यह दोनों आर्टिकल इसके साथ ही याद रखने हैं। अब इसको आर्टिकल नंबर 32 को याद रखने का तरीका ये होगा, कोई भी व्यक्ति किसी की बत्तीसी तोड़ दे, बत्तीसी मतलब दाँत, दाँत अगर किसी भी व्यक्ति के तोड़ दे, तो वह कहाँ जाएगा? वह जाएगा सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति के ऊपर केस करने। तो आपको आर्टिकल नंबर 32 से याद रखना है, बत्तीसी तोड़ दी, तो वह कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ओके, क्लियर है? तो आपको आर्टिकल नंबर 32 को याद रखना है, 32 ही तोड़ दी तो वह कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और अगर उसको हाई कोर्ट में जाना है तो वह 226 नंबर आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। अब देखिए, अब हमने बात की जितने भी आर्टिकल्स हमने पढ़े, उसके अंदर हमने देखा कि 14 से लेकर हमने 32 तक आर्टिकल्स देखे। अभी तक आपने सारे आर्टिकल्स को एक साथ समझा। अब मैं आपको एक ही चार्ट के अंदर मैं सारे आर्टिकल्स आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले क्या था? आर्टिकल नंबर 14 था। आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या था? टीन। अब सभी टीन क्या हैं? कानून के सामने क्या है? इक्वल है। इसलिए 14 नंबर आर्टिकल क्या बताता है? कानून के सामने समानता का अधिकार, यह हमें 14 नंबर आर्टिकल द्वारा दिया जाता है। ठीक है? उसके बाद है आर्टिकल नंबर 15। अब 15 से याद रखिए दरा। दरा मतलब डरा, यानी कि धर्म, लिंग, जन्म स्थान, रंग भेद आदि के द्वारा किसी को डराया नहीं जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 16। 16 नंबर आर्टिकल बताता है 16। 16 से आप क्या याद रख सकते हैं? सुबह, यानी सुबह कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो वह कहाँ जाता है? रोजगार के लिए जाता है। वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? रोजगार के लिए जाएगा। तो 16 से याद रखना, सुबह, सुबह किस लिए जाएगा? रोजगार के लिए जाएगा। उसके बाद है 17। 17 से याद रखना खतरा। खतरा क्या है? खतरा है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या हो चुकी है? अब एक खतरे के समान थी जिसको क्या कर दिया गया था? आर्टिकल नंबर 17 के तहत क्या कर दिया गया था? उसको खत्म कर दिया गया था। उसके बाद है 18। 18 नंबर आर्टिकल है खटारा। खटारा, 18 से क्या याद रख सकते हैं? खटारा। खटारा यानी जितनी भी उपाधियाँ थी, जितने भी टाइटल्स थे वह सारे क्या थे? खटारा थे, जिन्हें क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद है 19। 19 से याद रखिए मुन्नी। बजरंगी भाईजान की मूवी से आप याद रखना, मुन्नी क्या थी? अब मुन्नी बोलने लगी। मुन्नी क्या थी? अब बोलने लगी, यानी स्पीच की स्वतंत्रता और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, किसी भी काम को करने की स्वतंत्रता, या फिर जो मीडिया वाले हैं उनको रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता, वो किसके तहत मिलती है? आर्टिकल नंबर 19 के तहत मिलती है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 20। 20 से क्या याद रखना है आपने? 20 मतलब बस। बस यानी अब और सज़ा नहीं, मतलब दोहरी सज़ा नहीं दे सकते किसी भी व्यक्ति को। उसके बाद है 21। 21 मतलब 21। 21 देकर किसी भी बच्चे को आप क्या दे सकते हो? उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो? सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। और अगर आपने उसको सुरक्षा प्रदान कर दी तो 21 ए क्या कहता है? अब उसको क्या है? 6 से 14 साल तक शिक्षा का अधिकार। क्या करना है? अब उसको शिक्षा उसको प्रोवाइड करवानी है, उसको शिक्षा देने के बाद। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? भाई। भाई मतलब मेरा भाई, यानी मेरे भाई को आप जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकते। जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकते, वह आर्टिकल नंबर 22 के द्वारा बताया जाता है। आई होप कि आपको ये वाली सीक्वेंस सारी आर्टिकल्स की याद हो गई होगी। आप इसको एक बार और पढ़ लेना, आप अच्छे से रिमाइंड कर पाओगे। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 23 और 24। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि आपको दोनों आर्टिकल एक साथ याद रखने हैं कि 2-3 लोग और 2-4 बच्चे। 2-3 लोग मतलब उनके साथ आप ज़बरदस्ती लेबर नहीं करवा सकते उनसे, और
2-4 बच्चे यानी ज़बरदस्ती चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, ठीक है? तो यहाँ था लोगों से ज़बरदस्ती लेबर नहीं करवा सकते और यहाँ था कि 14 साल से छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती उनसे लेबर नहीं करवा सकते। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 25, 25 क्या था 25, 25 मतलब सच्ची, सच्ची श्रद्धा से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, सच्ची श्रद्धा से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, वह था आर्टिकल नंबर 25। उसके बाद है 26 यानी 26, 26 मतलब अभी मैनेज करो, अभी मैनेज करो, 26 मतलब अभी मैनेज करो, जिस धर्म को आपने अपनाया है उसको अभी क्या करो मैनेज करो, यानी धार्मिक संस्थानों को मैनेज करने की आज़ादी भी किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 26 के अंदर आती है। उसके बाद है 27, 27 मतलब 2 साथ, 27 मतलब 2 साथ यानी कि धर्म के प्रचार के लिए जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें साथ दो और उस चंदे के ऊपर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, वो भी किसके अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 27 के अंदर आता है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 28, 28 नंबर आर्टिकल कहता है 28, 28 नंबर आर्टिकल से आप याद रख सकते हो, 28 मतलब उठाई, यानी कि आपने जिस धर्म का प्रचार किया अब उसने उसमें आपने क्या कर ली, बुक उठा ली, यानी धार्मिक बुक उठा ली, यानी कि धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी आपको आर्टिकल नंबर 28 के तहत दिया जाता है। उसके बाद है 29 और 30, ये किससे रिलेटेड थे, दोनों माइनर, यानी ये दोनों आर्टिकल किससे रिलेटेड हैं, माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं। अब पहला आर्टिकल क्या है इसमें, 29 नंबर आर्टिकल, दोनों माइनर यानी माइनॉरिटीज़ की रक्षा करना और उनकी भाषा और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, वह आता है आर्टिकल नंबर 29 के अंदर। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 30 में क्या बताया था कि 3 की शेप किस जैसी है, ई के जैसी भी है शेप और साथ में किसके जैसी है, एम के जैसी इसकी शेप है। तो मतलब इसका हो जाएगा माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन, माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन यानी माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। तो वह किसके अंदर आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 30 के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 31, 31 नंबर आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था 1978 के अंदर। अब यह 300 ए के अंदर पार्ट 12, 300 ए के अंदर पार्ट 12 का एक कानूनी अधिकार बन के रह गया है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 31। उसके बाद है लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इसमें 32, 32 से आप याद रख सकते हो, 32 ही अगर तोड़ दी तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के तहत, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है या होता है, ठीक है। और मैंने साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ क्या बताई थी कि आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप हाई कोर्ट की रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रेमेडीज़ के लिए 32 और हाई कोर्ट की रेमेडीज़ के लिए 26 आर्टिकल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि आई होप अब मैंने आपको जिस तरीके से ये सारे आर्टिकल याद करवाए हैं, अब आपको आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि इनको एक बार रिवाइज़ करना, रिवाइज़ करने के बाद इनको अपने जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसमें अप्लाई करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाता हूँ प्रीवियस ईयर, जिसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगा कि कैसे ये सारी की सारी ट्रिक्स आपकी एकदम से अप्लाई हो रही हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, खुद से जितने भी बचे हुए आर्टिकल हैं, उनको इसी तरीके से आपको करके देखने हैं, क्या आपके पास इसमें और ऐसी कौन-सी ट्रिक्स हैं, जो उन आर्टिकल को याद करवा सकती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ये तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो मौलिक अधिकार है वह भाग 3 के अंदर वर्णित है, जिसके अंदर 12 से लेकर 32 तक आर्टिकल दिए गए हैं, है ना, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है जी। और ये कौन से कहाँ से लिए गए थे, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, 300 ए के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 300 ए के तहत इसको रखा गया है। क्लियर है बात। और हाँ, अगर इसका पार्ट पूछें तो पार्ट है इसका 12, पार्ट है इसका 12, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। देखिए अब मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको एक साथ आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, जिसका आपको मैंने रेफरर एक ट्रिक बताई थी, रेफरर, ठीक है। मैंने कहा था अगर आपको वो भी याद ना रहे तो आपको क्या करना है, वैसे तो वो याद रखनी है, अगर ना रहे तो आपको क्या याद करना है कि आपको कौन-सा समानता का अधिकार बताया गया था अपने आर्टिकल के द्वारा, ठीक है। अब देखिए 5 से 9 तो हमारे पास ऑप्शन होगा ही नहीं,
ठीक है? 9 से 13 भी नहीं होगा क्योंकि 12 और 13 के अंदर अच्छा 5 से 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो आर्टिकल है वह है 12 से लेकर 32 तक। तो 12 और 13 नंबर आर्टिकल में तो फंडामेंटल राइट नहीं आते, वहाँ तो सिर्फ़ डेफ़िनिशंस आती हैं, तो इसलिए यह तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे 9 से 13 है, तो यह भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 14 से 18। अब देखिए 14 में क्या था? सभी 3 कानून के समान इक्वल हैं, तो क्या है वो? समानता का अधिकार है। 18 में क्या था? सभी जो मान लो लोग हैं वो इक्वल है, उनके 18 मतलब खटारा जो टाइटल थे वो खटारा थे जिनको समाप्त कर दिया था, ताकि सभी लोग इक्वल समझें अपने आप को। लेकिन देखो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल को आप उठाकर देख लेना एक किसी भी सीक्वेंस में, ठीक है? अब आप 15 नंबर आर्टिकल को उठा लो, 15 मतलब सभी क्या है? इक्वल हैं, इसलिए उनको धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर उनको डरा नहीं सकते, उनको भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो समानता का अधिकार है, सब इक्वल है, वह आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक बताए गए हैं। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वह हो जाएगा 14 से लेकर 18 तक। ठीक है जी? अगर आप ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो इसमें बताया गया है 17। 17 मतलब खतरा, ठीक है? क्या खतरा था? अनटचेबिलिटी को खतरा था। 21 मतलब सिक्योरिटी, ठीक है? सिक्योरिटी दी जाती थी, तो ये है कोई समानता के अधिकार को नहीं बता रहा। तो समानता के अधिकार को कौन से बता रहे आर्टिकल हैं? वह है 14 से लेकर 18 तक। तो आप इसको ऐसे पता कर सकते हो किसी भी अगर आपको पोर्शन का पता करना है। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद क्या है? यानी कि यह पूछ रहे हैं कि जो अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था, वह कौन से आर्टिकल के तहत समाप्त किया गया था? अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि अनटचेबिलिटी क्या है? एक खतरा है, जो कि कौन से आर्टिकल में था? 17 में। 17 आर्टिकल में क्या था? खतरा था। खतरा किस चीज़ का था? अनटचेबिलिटी का खतरा था, जिसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, जिसका उन्मूलन कर दिया गया था। तो वह आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए थे? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइटल समाप्त किए गए थे, वह टाइटल क्या थे? खटारा थे, जो कि 18 नंबर आर्टिकल के तहत समाप्त किए गए थे। अब इसके अंदर जो टाइटल समाप्त किए गए थे, उनको समाप्त करने के बाद कुछ पद ऐड भी किए गए थे इसी आर्टिकल के तहत, जो कि क्या था? कैसे पद थे? उच्चतम पद, जैसे कि भारत रत्न रत्न, ठीक है? पद्म विभूषण, ठीक है? पद्म भूषण, ऐसे कुछ ऐसे पद थे, अवार्ड्स थे, जो कि इसके अंदर ऐड किए गए थे आर्टिकल नंबर 18 के तहत। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अब देखिए प्रेस की स्वतंत्रता मैंने क्या बोला था कि जो 19 नंबर था, 19 से क्या था? उन्नी मतलब मुन्नी बोलने लगी, उन्नी मतलब मुन्नी बोलने लगी, और इसमें क्या था? एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, ठीक है? बोलने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, और इसके अंदर क्या था? कहीं पे भी जाने की स्वतंत्रता, आने की स्वतंत्रता, ठीक है? कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, और साथ में मैंने बताया था कि इसके अंदर मीडिया को भी स्वतंत्रता थी। यानी कि प्रेस को जो स्वतंत्रता दी गई है वह 19 नंबर आर्टिकल के तहत दी गई है, जिसके अंदर टोटल 4 क्लॉजेज़ आते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19, ठीक है? 19 नंबर आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अब देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित का मतलब है चाइल्ड लेबर। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा, चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर आप नहीं करवा सकते, वह कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो 2-3 या 2-4? देखिए 2-3 तो थे लोग और 2-4 थे बच्चे। बच्चे ज़्यादा होंगे, लोग कम होंगे, हम 2 हमारे 4, ठीक है? तो बच्चे ज़्यादा होंगे और लोग कम होंगे, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24, 2-4 बच्चे, ठीक है जी? और 2-3 अगर वो पूछता ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो उसका आंसर हो जाता 23 नंबर आर्टिकल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि अगर किसी व्यक्ति को बार-बार, बार-बार सज़ा देते रहेंगे तब वो क्या कहेगा? बस अब और सज़ा नहीं। बस मतलब 20, बस मतलब 20। अब उससे आपको याद आ गया कि आपको पूरे ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ़ इतना से याद रखना है कि बस मतलब 20। 20 नंबर आर्टिकल में दोहरी जो सज़ा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, मैंने क्या बताया था? धर्म। अब आप याद कीजिए, क्या 14 नंबर आर्टिकल में धर्म है? 18 में है, 19 में है, 22 में है, 23 में है, 24 में है, 25 में है, 28 में है? हाँ, बिल्कुल। 25 मतलब सच्ची श्रद्धा से किसी भी धर्म को अपना सकते हो। धर्म से रिलेटेड आप कोई भी आर्टिकल अपने दिमाग में बिठा लेना,
ठीक है, उसी से आपको सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको वो रेफरर वाली ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर किसी एक आर्टिकल के बारे में भी पता था तो आप उस क्लॉज पे पहुँच सकते हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म के बारे में बताया गया है। क्योंकि आपको कैसे पता चला? क्योंकि 25 में बोला था सच्ची श्रद्धा से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, इसलिए 25 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, जो कि है 25 से लेकर 28 तक। ठीक है जी। और आपके पास ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल सारे ही 25 वाले ऑप्शन डाल देंगे, तो आपको एक ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया था? अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर से वही क्वेश्चन, 25 यानी सच्ची श्रद्धा से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। सच्ची श्रद्धा से किसी भी धर्म को अपना सकते हो, आर्टिकल नंबर 25। ठीक है जी। उसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज, को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों मतलब जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको स्थापित करने को और चलाने का अधिकार दिया गया था? ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? माइनर, दोनों माइनर। ठीक है, दोनों माइनर, ये था माइनॉरिटीज़ की रक्षा करना, उनके उनकी संस्कृति की, उनकी उनकी भाषा की रक्षा करना। 30 में क्या था? 3, और ये 3 जो है इसकी शेप एम जैसी भी है और ई जैसी भी है, यानी माइनॉरिटीज़ की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, अगर आप इसको बाई ऑप्शन जाते ना तो बाई ऑप्शन ये सारे क्वेश्चन और आसान हो जाते। जैसे 19 में क्या था? मुन्नी बोलने लगी, या तो ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 20 मतलब बस अब और सजा नहीं, इस ये भी है नहीं। ठीक है, 26 26 मतलब अभी मैनेज करो, मतलब ये धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, धर्म को मैनेज करने से रिलेटेड है। 30 मतलब 3 मतलब एम मतलब ई, माइनॉरिटी एजुकेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऐसे भी इसका उत्तर ढूंढ सकते थे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद एक बार इसको ट्राई करना है और एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट कभी भी भूल नहीं पाओगे। ओके गाइस, अब बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी फंडामेंटल राइट सीखने का या जानने का मौका मिले। ठीक है, और याद करने का तरीका मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कहे गए टॉपिक पर ही बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।